हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की एक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एरर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सॉल्व करने की रिक्वेस्ट मेरे पर बहुत ज़्यादा आती है। बहुत ज़्यादा कमेंट ये आते थे कि अगर इस तरह का एरर आ रहा है तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जिस एरर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो एरर है मेटास्प्लॉइट का ये वाला एरर, एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड बट नो सेशन वॉज क्रिएटेड। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी लोगों को ये वाला एरर देखने के लिए ज़रूर मिलता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस वाले एरर को रिजॉल्व कर सकते हो और आपको एक्चुअल में एरर क्यों देखने के लिए मिलता है, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एरर आता है इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ रीजंस नज़र आ रहे होंगे आपको, जैसे कि सबसे पहला रीज़न है मिसमैच इन एल होस्ट एंड एसआरवी होस्ट। तो सबसे पहले हम इसी रीज़न के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे के फर्दर रीजंस के बारे में डिस्क्राइब करूँगा और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो वो आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर हम एल होस्ट और एस आर वी होस्ट की बात करते हैं तो एल होस्ट होता है लोकल होस्ट और एस आर वी होस्ट होता है सर्वर होस्ट। ये दोनों ही होस्ट में जो आईपी एड्रेस आप देते हैं वो अपनी ही मशीन का आईपी एड्रेस देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी आपका टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो हमारा कहलाता है एल होस्ट और एस आर वी होस्ट। इसको चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने काले लिनक्स पे एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक एक्सप्लॉइट को यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं कमांड लिखूँगा यूज़ और उस एक्सप्लॉइट का नाम लिखूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यूज़ करने वाला हूँ विंडोज़ का बहुत ही पॉपुलर वर्नेबिलिटी एटर्नल ब्लू के एक्सप्लॉइट का। तो सिंपली मैंने उस एक्सप्लॉइट का जो नाम है वो कॉपी कर रखा है। मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक्सप्लॉइट को पेस्ट कर दिया है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ एंड अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं जैसे कि एल होस्ट एंड एल पोर्ट। कई बार दोस्तों आप कुछ ऐसा एक्सप्लॉइट सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपको एल होस्ट के साथ साथ एस आर वी होस्ट का भी ऑप्शन नज़र आता है। तो कई बार हम गलती ये करते हैं कि हम एल होस्ट तो सेट कर देते हैं लेकिन हम एस आर वी होस्ट को ब्लैंक रखते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको एरर देखने को मिल रहा है उन एक्सप्लॉइट्स में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो एल होस्ट में जो आईपी एड्रेस होगा वो तो आपका अपना ही मशीन का आईपी एड्रेस होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी एल होस्ट या फिर एस आर वी होस्ट में अपना लूपबैक का एड्रेस ना दें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो वहाँ पे अपना लूपबैक का एड्रेस देते हैं जो कि होता है 127.0.0.1। हमेशा याद रखिए कि एल होस्ट में आपका मशीन का जो आईपी एड्रेस है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है 192.168.154.135, वही एड्रेस आएगा। आपके केस में आईपी दूसरा हो सकता है। एंड ठीक इसी तरीके से जो एसआरवी होस्ट होता है, यानी कि जिसको हम सर्वर होस्ट बोलते हैं, उसमें भी आपको सेम आईपी एड्रेस लिखना है। तो अगर कोई भी ऐसा एक्सप्लॉइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे आपको एसआरवी होस्ट और एल होस्ट दोनों का ही ऑप्शन मिल रहा है, तो दोनों की ही जगह पे आपको सेम आईपी एड्रेस को पुट करना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको एरर ना आए। तो ये था दोस्तों पहला रीज़न, और वह एरर क्यों आता था और किस तरीके से आप उसको रिजॉल्व करोगे ये मैंने आपको बताया। चलिए जानते हैं सेकेंड रीज़न के बारे में। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों वो है मिसमैच ऑफ पेलोड एंड एक्सप्लॉइट आर्किटेक्चर। इसका मतलब है, चलिए समझते हैं कि आपको विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक करना है एंड आप यूज़ कर रहे हो लिनक्स का। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा क्लाइंट है या फिर जो हमारा टारगेट है वो कौन से विंडोज़ के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर रहा है। वो विंडोज़ 32 बिट का इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो विंडोज़ का 64 बिट का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम टारगेट के आर्किटेक्चर को नहीं समझते हैं, या फिर हम ये जानते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो मोस्टली 64 बिट का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मानते हैं कि जो हमारा टारगेट है वो 32 बिट का इस्तेमाल कर रहा है एंड जो हमने पेलोड है वो हमने 64 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से रेडी किया, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा आर्किटेक्चर होता है और जो हमारा पेलोड होता है वो दोनों मिसमैच करते हैं। इसीलिए हमको ये एरर देखने के लिए मिलते हैं। तो उस केस में दोस्तों आपको ये करना है कि कभी भी जब आप पेलोड रेडी करते हैं, जनरली हम MSF Venom से पेलोड बनाते हैं, एंड कभी भी जब आप पेलोड रेडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका टारगेट है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर कितना है, वो 32 बिट को सपोर्ट करता है या फिर वो 64 बिट को सपोर्ट करता है, एंड उसी के हिसाब से आपको अपना पेलोड का आर्किटेक्चर को डिफाइन करना है। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको कोई एरर देखने के लिए नहीं मिलता है। थर्ड रीज़न की हम बात करते हैं वो है यू आर बिहाइंड नेट।
नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब कई बार हम क्या करते हैं, हमारा काले लिनक्स है उसको हम VMware में या फिर वर्चुअल बॉक्स में इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है हम अपने काले लिनक्स को मोस्टली अपने वर्चुअल मशीन्स में इस्तेमाल करते हैं। अब वर्चुअल मशीन्स में इस्तेमाल करने का मतलब होता है यहाँ पे जो हम नेटवर्क एडेप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं वो होता है जनरली नेट। तो अब होता क्या है कि आप जब टारगेट पे अटैक करते हो तो टारगेट की मशीन होती है वो आपकी मशीन से कनेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी मशीन जो है वो नेट एडेप्टर के पीछे होती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने नेट एडेप्टर को चेंज करके ब्रिज एडेप्टर कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए वो जानते हैं। तो अगर आप इस्तेमाल करते हो VMware का तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। एंड सेम इसी तरीके से कुछ ऑप्शंस अलग हो सकते हैं आपके केस में अगर आप वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको नेटवर्क एडेप्टर्स की सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना वर्चुअल मशीन। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ VMware का, तो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप नेटवर्क एडेप्टर चेंज करना चाहते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे। एंड सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर पे। नेटवर्क एडेप्टर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेट करना है ब्रिज। एंड आप चाहें तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट। तो यहाँ पे आपको ब्रिज नेटवर्क को सिलेक्ट करना है एंड तब आपको एरर शो नहीं होगा। तो ब्रिज नेटवर्क क्या है, नेट नेटवर्क क्या है, ये ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस मेटास्प्लॉइट की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं प्लीज़ वो जाके वीडियोज़ देखिए। ये करने के बाद दोस्तों आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। उसके नेक्स्ट रीज़न की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद जो रीज़न है वो है रेस्ट्रिक्टिव फायरवॉल पॉलिसी। इस पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर जो आपका टारगेट है वो किसी भी तरह की फायरवॉल का इस्तेमाल कर रहा है। अब फायरवॉल कई तरीके की होती हैं, जैसे कि होस्ट बेस्ड फायरवॉल एंड नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। तो अगर जो आपका टारगेट है वो होस्ट बेस्ड फायरवॉल का इस्तेमाल कर रहा है या फिर नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल का इस्तेमाल कर रहा है तो वो आपकी रिक्वेस्ट को टेक डाउन कर सकता है। उस केस में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जनरली हम पेलोड में मीटर पीटर रिवर्स TCP का इस्तेमाल करते हैं। तो हम रिवर्स कनेक्शन बनाने के बजाय, अब जिन लोगों को नहीं पता कि रिवर्स कनेक्शन क्या होता है, रिवर्स कनेक्शन मतलब होता है कि जहाँ पे जो हमारा टारगेट होता है वो हमसे कनेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ कि हम टारगेट से कनेक्ट करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आप टारगेट से कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट बंद हो जाए। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे पास फायरवॉल्स होती हैं वो हमें ब्लॉक करती हैं कि जो हमारा टारगेट है वो रिवर्स कनेक्शन ना बना पाए। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पेलोड है वो हम कर सकते हैं शेल बाइंड TCP। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के आपके पास कनेक्शन के ऑप्शन होते हैं कि आप किस तरीके से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जनरली हम लोग रिवर्स कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन अगर आपको फायरवॉल की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो वहाँ पर आप शेल बाइंड TCP जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किल्ड बाय एंटीवायरस। तो यहाँ पे कई बार जो हमारा टारगेट होता है वो कई तरह के एंटीवायरस का इस्तेमाल करता है, और जो हमारा एंटीवायरस है वो हमारे जो जितने भी पेलोड्स होते हैं उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एंड उनको वो स्कैन करके रिमूव कर देता है। तो उस केस में हम दोस्तों ये कर सकते हैं कि जो हमारा पेलोड है उसको हम एनकोड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा पेलोड है उसको हम एक तरीके से इनक्रिप्ट कर सकते हैं ताकि जो हमारा एंटीवायरस है वो उसको डिटेक्ट ना कर पाए। इनक्रिप्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ, प्लीज़ पहले की वीडियो जाके देखिए अगर आपको नहीं पता कि पेलोड को एनकोड कैसे करते हैं। तो वहाँ पे आप MSF Venom में जब आप पेलोड रेडी करते हैं तो वहाँ पे उसको आप एनकोड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे एनकोडर्स बाय डिफ़ॉल्ट हमको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो आप चाहें तो उन एनकोडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि आप एंटीवायरस को बाईपास कर पाओ। इसी तरीके से एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए और भी कई मेथड्स होते हैं, लेकिन वो सारे मेथड्स मैं आपको यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता। तो फिर भी अगर जितना भी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, मैं आपको आने वाली फर्दर वीडियोज़ में ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टारगेट इज पैच्ड। कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट होता है हम उस पर अटैक तो करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा टारगेट अपडेटेड है या अपग्रेडेड है। हो सकता है कि हमारे टारगेट पे लास्ट वीक कोई वर्नेबिलिटी रही हो एंड हो सकता है इस वीक उसने उसको पैच कर लिया हो, या फिर अगर हम कहें तो इस वीक हो सकता है उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लिया हो। तो अगर हम इस वीक उस पर अटैक करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सेम वर्नेबिलिटी पे उस पर एक्सप्लॉइट कर सकें, क्योंकि अब वो वाली वर्नेबिलिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो उस केस में भी आपको इस तरह के एरर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, अगर कोई चीज़ फुली पैच है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम फुली अपडेटेड है, तो ज़रूरी नहीं आप कितना भी अच्छा पेलोड इस्तेमाल करो हमेशा वो काम करेगा ही करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लॉइट इज़ अनरिलायबल। इसका मतलब है कि आपको कभी भी किसी एक्सप्लॉइट पे रिलाय नहीं करना चाहिए कि अगर आप कितना भी अच्छा एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि हमेशा काम करेगा। हो सकता है वो एक्सप्लॉइट टारगेट पे जाके क्रैश कर जाए। और इसके अलावा एक चीज़ आप ये कर सकते हो दोस्तों, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि
कि अगर आप किसी एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल कर रहे हो और उस एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करने के दौरान बार बार अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि सेशन कंप्लीटेड बट फिर भी आप उस टारगेट मशीन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो उस केस में आप ये करके देखो दोस्तों, जो आपका काले लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो या तो आप अपडेट करो या अपग्रेड करो, एंड या फिर अगर आप फुली अपडेटेड एंड अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप उससे एक ओल्डर वर्जन में उस एक्सप्लॉइट को रन करके देखो, या फिर आप अपने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को अपडेट करके देखो। कई बार क्या होता है कि हमारा जो पेलोड है वो किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाता, एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस वजह से वो पेलोड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। तो वहाँ पर आप जो आपके एक्सप्लॉइट्स एंड जो पेलोड हैं वहाँ पे आप उसको चेंज करके देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर आप काले लिनक्स का 2021 इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 2022 करके देखो, एंड अगर आप 2022 का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे आप 2021 का इस्तेमाल करके देख सकते हो सेम एक्सप्लॉइट को रन करने के। 90% चांसेस हैं कि आपका एक्सप्लॉइट वर्क करेगा। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको एरर आता है, एंड मैंने आपको बताया किस तरीके से इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। एंड अगर दोस्तों आपको इन रीजंस से कुछ भी हेल्प मिली हो, एंड जो मैंने आपको रेजोल्यूशन बताए हैं अगर उससे आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बर्ब सूट में मैंने आपको एक क्वेश्चन करा था, तो उसके बहुत सारे लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं, तो उन लोगों को शाउट आउट मैं अपनी बर्ब सूट की वीडियो में देने वाला हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताओ। एंड चैनल हमारा बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो अगर इसी तरीके से आप अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो। एंड इसी तरीके से दोस्तों मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।